ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। कल सुबह की शिफ्ट का रीजनिंग के पेपर में जिसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार था। सवाल आपको बोल रहा है यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं करनी है। इसका मतलब यह कि आपको यहां से देखना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा और सबसे छोटी, यहां ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी का तीसरा और सबसे छोटी का दूसरा, और इनका क्या निकालना है हमें, योग। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या डिसाइड कहां से होगी, सैकड़े वाले अंक से। यहाँ 5 है, 2 है, 3 है, 9 है, 8, मतलब सबसे बड़ी तो ये है, और सबसे बड़ी का तीसरा मतलब क्या है, 6। अब यहां देखिए 5 2 3 9 8, सबसे छोटी वाली ये है, और सबसे छोटी संख्या का दूसरा कौन सा हो जाएगा, 4। तो 4 और 6, तो 6 + 4 उत्तर कितना आ जाएगा, 10। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपको बोल रहा है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। इस तरह के सवालों में सबसे पहला काम ये देखना है शर्तें क्या कह रही हैं। शर्तें क्या कह रही हैं, देखिए आपको निकालना है इसका, इसका कूट हमें बनाना है। पहला अवयव प्रतीक और अंतिम एक विषम संख्या। पहला प्रतीक अंतिम विषम संख्या बिल्कुल नहीं है। पहला अवयव विषम नहीं है। दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण घन बिल्कुल नहीं। दूसरा वाला तो है लेकिन तीसरा वाला नहीं, मतलब कुछ भी लागू नहीं हो रहा। अब जब कोई भी सिस्टम इसमें लागू ही नहीं हो रहा है, सीधे सीधे कोडिंग कर दीजिए। अब कोडिंग में क्या है, देखिए हैज 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 हैज, अच्छा ये लगातार वो भी नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब है इसका कोड क्या है, जेड। जेड जेड तो सभी में है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला क्या है, 8 8, तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, बी बी बी, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए जेड बी, 8 के बाद 9 है तो ये जेड बी बी वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए 9 का कोड क्या है, वाई वाई दोनों में है। ठीक है, डॉलर 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 का कोड क्या है, यू, तो जेड बी वाई यू उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो शर्तों पे फिट बैठ जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा भी हो सकता है जहां पर ना बैठे। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज ये थी कि हमें केवल और केवल 4 ही दिए गए थे जिनका हमें कोड निकालना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो कोड लिख दीजिए। देखिए प्लस, प्लस का मतलब है पुत्री, ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब है भाई, इंटू, इंटू का मतलब है बहन, और भागे, भागे का मतलब है पुत्र। अब ये देख लीजिए कि सभी में एक ही तरह से बताया क्या, देखिए प्लस ए के बारे में बोल रहा, माइनस भी ए के बारे में, इंटू भी ए के बारे में, भागे मतलब जो चिन्ह है, जो प्रतीक है वो आपको पहले के बारे में बता रहा है। अब हमें निकालना है इसका ई प्लस एफ। प्लस का मतलब है पुत्री, मतलब ई जो है वो किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, एफ इंटू, इंटू का मतलब क्या है बहन, मतलब एफ किसकी बहन है, जी की, एफ बहन है, जी के बारे में अपने को पता नहीं। जी माइनस एच, ठीक है ना, जी माइनस का मतलब है भाई, जी एच का भाई है, जी एच का भाई है। एच क्या है पता नहीं, एच भागे आई, तो एच आई का पुत्र है। ठीक है, पुत्र है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। आई माता है कि पिता है ये पता नहीं। अब देखिए इससे क्या पता लग रहा, आई के 3 बच्चे हैं, एच जी 2 लड़के हैं, और उसकी एक लड़की है एफ, और एफ की लड़की कौन है, ई। ठीक है, जी का ई से क्या संबंध है, जी का ई से। अब देखिए जी कौन है, ई की माता का भाई, माता का भाई, माता का भाई क्या कहलाता है, माँ का भाई, मामा, मामा मामा माता का भाई, ये दिया हुआ है। चलिए मामा नहीं लिखा है, सीधा सीधा ही बोल दिया माता का भाई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 12 है 3, ठीक है ना, 12 है 3 है, इसको बनाया गया है 18। ठीक है, 11 है 3 है, इसको बनाया गया है 16। 10 है 5 है, इसको बनाया गया है 10। 14 है 4 है, इसका पोषण। ठीक है, चलिए क्या है मामला, ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 3 और 2 से कट रही है,
ये किससे कट जाएगी, ये केवल 2 से कटेगी, ये 2 और 5 से कटेगी। देखिए एक चीज इसमें मुझे कॉमन दिख रही है और वो ये दिख रही है कि ये सारी की सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। 2 गुणे 9, ये कितना है 2 गुणे 8, ये कितना है 2 गुणे 5। अगली संख्या जो भी आएगी वो 2 का गुणज होगी, 2 का गुणज होगी। मतलब एक बात तो पक्की है कि ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकते। 28 और 20 हो सकता है। अब ये 9 कहां से आ रहा है, 12 में से 3 घटा दिया 9, 11 में से 3 घटा दिया 8, 10 में से 3 घटा दिया 7, लेकिन यहां तो 5 है, यहां तो 5 है। अच्छा 5 है, यहां देखिए -3 किया हुआ है, यहां भी -3 किया हुआ है, यहां -5 किया हुआ है। अब यहां पे आप अगर एक चीज गौर से देखो, चलिए आ गया उत्तर, देखिए गौर से देखिए 3 है, 3 माइनस किया 2 से गुणा, यहां पे 3 है, 3 माइनस किया 2 से गुणा, यहां 5 है, 5 माइनस किया 2 से गुणा, यहां 4 है तो 4 माइनस करेगा, तो 4 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 10, और 2 में आप 10 का गुणा करेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी उत्तर। देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है, ठीक है। सवाल बेहतरीन क्यों किया जा सकता है, देखिए यहां पर एक आपके दिमाग में आएगा, ये 6 गुणे 3 18, ठीक है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये 6 ये भी हो सकता है कि आधा करके 3 का किया गया हो, चलिए ये नहीं बना, ठीक है ना। ये भी दिख सकता है कि 9, 12 में से 3 घटा दिया 9, 3 में से 1 घटा दिया 2, 9 दूनी 18, ये भी हो सकता है। यहां 3 घटाएंगे 8, 1 घटा देंगे 2, 8 दूनी 16, ठीक है। यहां 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 1 घटाएंगे 4, तो फिर यहाँ पे 28 होना चाहिए था, मतलब ये वाला मामला यहां कट गया। एक चीज जो कॉमन दिख रही है वो ये दिख रही है कि 18, 16 और 10 ये तीनों ही संख्याएं 2 से कट रही हैं, ठीक है ना। अब 2 से अगर कट रही तो 2 का गुणज यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि 2 का गुणज ही इसका उत्तर हो सकता है। अब ये 9 कहां से आया, 9 कहां से आया, तो चलिए इसमें हमने 3 घटाया, इसमें 3 घटाया, इसमें 5 घटाया। अब ये 3, 3 और 5 कहां से मिला, ये आपको बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। केवल एक स्नैक है जिसका इस्तेमाल एक के बाद एक 7 विमानों द्वारा किया जाएगा, 7 विमान है। अब ये मंजिल वाला मामला नहीं है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा अंक सबसे कम अंक, सबसे पहले ये इस्तेमाल करेगा, फिर ये इस्तेमाल करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। ये कहानी है कुल मिलाकर के, ऐसी कहानी बनी हुई है, ठीक है। अब क्या बोला, देखिए किसी का फिक्स दिया है क्या, पी और क्यू स्लैग का इस्तेमाल ना तो प्रारंभ में करेंगे ना ही अंत में, एस आर के 2 स्थान बाद, एम ओ के 2 स्थान पहले, एन ओ के बाद और आर से पहले, ठीक है। चलिए क्यू का इस्तेमाल एस से ठीक पहले, मतलब फिक्स पोजीशन किसी की नहीं दी है। सवाल को हम उठाते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि ये कुछ फिक्स दिख रहा है। एन ओ के बाद, एन करेगा ओ के बाद, और एन ओ के बाद और आर से पहले, ठीक है। अब ओ आर और एस आर के 2 स्थान बाद, एस आर के 2 स्थान बाद, मतलब ये एक छोड़ दिया एक, ये 2 स्थान कहला जाएगा। जैसे ये पहला है तो ये तीसरा हो जाएगा, ये 5वां है तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आर और एस, एम ओ के 2 स्थान पहले तो एक छोड़ करके यहां पे कौन करेगा, यम, ठीक है ना। क्यों इसका इस्तेमाल ठीक एस से ठीक पहले, ये हो गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, फिट हो गया मामला। देखिए एम है, एक जगह खाली है, ओ है, एन है, आर है, क्यू है और एस है। अब एक जो छूट रहा है वो छूट रहा है पी, यहां पे पी आ गया। अब देखिए एक जानकारी और दी गई थी, पी और क्यू स्नैक का इस्तेमाल ना तो पहले करेंगे और ना ही बाद में, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे यह पूछ रहा कि सबसे मध्य में, मध्य में मतलब 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ दिया, सबसे मध्य में कौन इस्तेमाल कर रहा है, एन, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आपकी जो प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी, कोई एक फिक्स्ड मिल जाए कि उसने इस जगह पर इस्तेमाल किया, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, तो फिर जो जानकारी दी जाएगी उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर जो सबसे मेन जानकारी थी वो ये थी, क्योंकि यहां से ये 3 लोग क्लियर हो रहे थे, और फिर ओ के अकॉर्डिंग यम मिल गया और आर के अकॉर्डिंग एस मिल गया, और क्यू का तो उसने दे ही दिया कि एस के ठीक पहले करा, ये वाला भर गया। अब ये पूरे 7 तो हो ही गए, 7 ही थे, एक जगह खाली बच रही थी और वो किसके लिए थी, जो बचा हुआ था, मतलब बचा हुआ कौन था, पी। इस सवाल को देखते हैं। एक कक्षा में सभी 32 छात्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है।
आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, मतलब 12 है। आकाश तक प्रिया बाएं छोर से 18वें है। आकाश प्रिया के बीच 2 लोग होंगे, साफ साफ दिख रहा है। देखिए आकाश से लेकर के यहां तक टोटल बच्चे कितने हैं? 18। यहां पर है प्रिया, प्रिया से लेकर के यहां तक कितने बच्चे हैं? अच्छा, आकाश दाएं छोर से 12वें पर है, ये 12 है, ये 12 है, ये 18। अब देखिए आप, और यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल बच्चे हैं ये 32 है। तो 18 और 12 30, तो यही हो गए। तो यहां कितने बच्चे? बच्चे 2, मतलब प्रिया और आकाश के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 2 बच्चे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, जब कभी भी आरोही अवरोही क्रम का सवाल आता है तो आपको जो भी प्रक्रिया करनी है वो बाएं से दाईं ओर करनी है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो कई बार वो लिख देता है कि दाएं से बाएं करनी है। अब देखिए सवाल हमारा क्या था? 532, 697 और 18। अब इसको हमें बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ता, तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 है नहीं, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब देखिए ये अलग है, 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 ये वाला सेम है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है? तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है? 1 अंक की, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 27 का संबंध 48 से, 36 का संबंध 64 से। देखिए 27 का संबंध किससे है? 48। 36 का संबंध किससे है? 64 से। और हमसे पूछ क्या रहा है? 45 का संबंध किससे होगा? ठीक है, चलिए जरा सा, तो लगभग डबल है। अगर मान लीजिए मैं प्लस का देखूं तो ये 21 है, 6 कम, 14 में से 6 चला गया 8, 5 में से 3 चला गया 2, 8 कम, फिर ये 10 कम हो जाएगा। 10 कम होगा तो फिर 35 आना चाहिए। 80 है क्या? दिया हुआ है। देखिए एक तरीका तो ये था, 21 जोड़ा है, 28 जोड़ा है तो 35 जोड़ेगा। 21 इससे 6 कम है, इससे 8 कम है और इससे 10 कम है। देखिए गुणे 2 माइनस 6, गुणे 2 माइनस 8, गुणे 2 तो माइनस 10 ही आएगा। 3 4 5, 45 दूनी 90 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 80। अब चाहे आप इसको ऐसे लगा लीजिए और चाहे आप इसको ऐसे लगा लीजिए, तरीका एक ही है, वही चीज है। डबल करके 6 घटाया, डबल करके 8 घटाया है, तो अगले वाले में क्या करेगा? डबल करके 10 को घटाएगा, ठीक। अगर 6 ही 6 घटाया होता तो फिर यहां हम भी 6 घटाते, लेकिन वहां 6 किया है, 8 किया और 10 किया। सवाल है कथन और निष्कर्ष का। भावनात्मक गुण कैरियर में सफलता का एक अच्छा भविष्यवक्ता है। मतलब जो कथन है वो ये कह रहा है कि अगर आप भावनात्मक हैं तो आपके कैरियर में सफलता का जो चांस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है निष्कर्ष में? किसी मंडल के शीर्ष 10 कर्मचारियों के शीर्ष 10 भावनात्मक गुण होंगे। बिल्कुल नहीं कह सकते। सवाल केवल ये बोला कि अगर भावनात्मक गुण है तो सफलता मिलेगी, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन सफलता केवल भावनात्मक गुणों के दम पे मिलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला तो आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार के भावनात्मक गुणों का पता लगाने से भर्ती करने वाली कंपनी को अतिरिक्त उपयोगी जानकारी मिलेगी। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, एक इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, तो जब ताज होटल में अटैक हुआ तो वहां पर ऐसे कर्मचारी जो लगातार 20 साल से काम कर रहे थे, और उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी भी थे जिनको भर्ती हुए केवल 1 दिन हुआ था। उन सबने अपने जो वहां ठहरे हुए लोग थे उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी, और कुछ तो बेचारे मारे गए, ठीक है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो किसी दूसरे के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगाते। तो रतन टाटा जी से यह पूछा गया
कि ऐसा क्या है कि आपके जो कर्मचारी है वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने मेहमानों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी और यहां तक कि उन्होंने अपनी जान दे दी। तब रतन टाटा जी का ये कहना था कि हम जब इंटरव्यू लेते हैं, हमारा एचआर जब किसी कर्मचारी को भर्ती करता है तो भर्ती करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो हम ये देखते हैं कि उसमें सेवा और समर्पण की भावना किस हद तक है, क्योंकि बाकी की चीजें तो हम सिखा लेंगे और यही सेवा और समर्पण, ये भावनात्मक गुणों की बात हो रही। मतलब यह है कि स्किल सिखाई जा सकती है लेकिन इमोशंस अंदर से आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इमोशंस के दम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि एक आदमी अंगूठा टेक है, बहुत इमोशनल है तो उसको टाटा में जॉब मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं। मतलब सक्सेस के लिए टैलेंट के साथ साथ इमोशंस का होना जरूरी है। जो इमोशनल आदमी है उसके अंदर सेवा और समर्पण की भावना तुलनात्मक रूप में बाकी लोगों से ज्यादा होती है। ठीक है, अब यही चीज इस सवाल में बोली गई कि भावनात्मक गुण का पता लगाने से कंपनी को अतिरिक्त उपयोगी जानकारी मिलेगी। मतलब ये बिल्कुल सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज 1 पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस से बदलना चाहिए। जब कभी भी चिन्हों को बदलने की बात आए या संख्या को बदलने की बात आए, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए भाग के चिन्ह पर। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग है कहां। देखिए यहां पर है, यहां तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो भाग को बदलने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि है। ठीक है, क्योंकि यहां तो भाग जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लगा देता हूं भाग, ठीक है, तो जाएगा ही नहीं। यहां पे लगा देता हूं तो भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो भी नहीं जाएगा। जा सकता है, मान लीजिए माइनस और भाग को हम बदल सकते हैं। ठीक है, माइनस और भाग है क्या, ये दिया हुआ है माइनस और भाग। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले तो इसको हल कर लेता हूं। इस हिस्से को देखिए कितना, ये 6 गुणे 10 में 30 में 10 का भाग देंगे 3, 6 तिया 18, ये 18 हो जाएगा। ये 14 है, माइनस है, प्लस 4 है। ठीक है, हमारा उत्तर कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। और आना कितना चाहिए, ये 28। आना कितना चाहिए, 28। पहले मैं ऋण और धन को ही चेक कर लेता हूं। अगर मान लीजिए मैं धन को यहां कर दूं, ऋण को यहां कर दूं, 14 8 32, 32 में से 4 घटेगा 28, बिल्कुल आ रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। अब एक चीज ये है, गुणे और भाग को अगर आप बदलते हैं, गुणे को यहां कर दे, भाग को यहां कर देते हैं, तब भी ये कट जाएगा तो यहां 2 आ जाता। भाई अगर मैं यहां पे भाग लगा दूं और यहां पर गुणा कर दूं, ठीक है ना, तो 30 नीचे जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। 14 में से 2 घटेगा, 2 आएगा, 2 में 4 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। ये हो नहीं सकता। गुणे और माइनस, गुणे और माइनस, इसको तो चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं। एक ये मामला था माइनस और भाग। मान लीजिए यहां मैं भाग लगा देता हूं और यहां मैं क्या लगा देता हूं, माइनस। ठीक है, अब ये भी कट सकता है। देखिए 6, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 पंचे 70, 70 में 10 घटेगा 60 और 4 जोड़ देंगे तो 64, लेकिन आना तो 28 चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी अगर भाग ऐसा हो कि वो बिल्कुल फिट जगह पे लगा हुआ है, तो उसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो भाग देखा, भाग अगर फिट जगह पे नहीं है तो भाग को चेंज करना पड़ेगा। वहीं से आपका सवाल उठ जाएगा। अगर भाग सही जगह पे लगा हुआ है, मतलब वो कट रहा है, तब आप वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगर वैल्यू ज्यादा आती है या कम आती है, बहुत ज्यादा या बहुत कम आती है, तब आपका फोकस गुणे पे होना चाहिए। और अगर डिफरेंस अगर थोड़ा थोड़ा सा है, तब आपका जो फोकस है वो प्लस और माइनस पर होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, गुणे धन को भाग, अच्छा ये वाला मामला देखिए, 8 है, गुणे लगा हुआ, गुणे को हम धन बोल रहे हैं। ठीक है, भाग है, भाग गुणे को दर्शाता है, गुणे कितना है 20 है। ठीक है, माइनस भाग को दर्शाता है, भागे कितना है 5 है, और प्लस माइनस को दर्शाता है -14। देखिए सबसे पहले तो यही वाला डाटा हल होना है। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, और 10 में 4 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा 40। अब ये 8 + 40 -14, 40 में से 14 घटेगा, कितना आ जाएगा 26, और 26 में आप 8 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 34। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, उस विकल्प का साफ साफ दिख रहा है यार, क्या क्या दिख रहा है। देखिए 23 का जो संबंध, अगर आप मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे वो अच्छे से जानते हैं, ये 23 का स्क्वायर है, तो भैया जब 27 की बात करेंगे,
27 की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी है, एक ही नजर में समझ में आ गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, 4 में से 3, मामला किसका है, अल्फाबेट का। अल्फाबेट के मामले के लिए जब ऑड मैन आउट का मामला आता है तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो क्या है, नंबरिंग कर लेना, ठीक है ना। अगर वो दूर दूर है, 2 3 4 का डिफरेंस हो तो ठीक है। देखिए क्यू और डब्ल्यू थोड़ा दूर है ये मामला, तो देखिए क्यू का नंबर है 17, डब्ल्यू का 30 और डी का कितना होता है 4, ठीक है भाई। ई का नंबर है 5, फिर 11, फिर 18, ठीक है भाई। 18 फिर 24 और फिर 5, ठीक है भाई। टीचर 20, 26 और ये 4। अब देखिए यहां मुझे दिख रहा है 5 6 11 7 18, लेकिन यहां 17 6 23 तो दिख रहा है। अब ये 4 है तो 4 में मैंने आपको क्या बताया था, नंबरिंग में आप 26 जोड़ और 26 घटा सकते हैं, 30 हो गया। तो 17 6 23, 23 7 30, ठीक है। 5 6 11, 11 7 18, ठीक है। 18 6 24, अब इस 5 को भी आप 31 लिख सकते हो। 24 24 7 31, यहाँ पे ठीक है। 20 6 26, 26 और ये कितना हो जाएगा 26 4 30, 20 6 26, 26 7 33 होना चाहिए था, ये 33 होना चाहिए था, मतलब 7 यहाँ पे जी आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा, मामला क्या, 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर। लीनियर अरेंजमेंट में सबसे पहला काम टेबल लगा देना है, 6 लोगों को बैठाना है तो कुर्सी लगाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कहां बैठे हुए, उत्तर की ओर, मतलब आपका लेफ्ट सवाल का लेफ्ट, आपका राइट सवाल का राइट, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखिए फिक्स पोजीशन किसकी है, क्यू टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं है। क्यू क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब फिक्स पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी है वो यहां पर है, क्यू टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, क्यू जो है टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। और का मतलब क्या है, बात क्यू के बारे में ही हो रही है, मतलब क्यू जो है एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, अब तीसरे स्थान पर है, टी के यहां दूसरे, मतलब एस यहां बैठा होगा तभी तो तीसरे पे आएगा। यू क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, चलिए यू को मैं यहां बैठा देता हूं। टोटल कितने लोग हैं 6, यहां कितने बैठ गए 1 2 3 4 5, ठीक है। यू क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब 2 व्यक्ति बच रहे हैं, 2 आदमी बच रहे हैं, और कौन कौन से बच रहे हैं, एक बच रहा भी और एक बच रहा है आर, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए आर भी, एक अच्छा तरीका तो ये हो सकता है, या भी आर ऐसा भी कर सकते हैं, भी आर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है, यहां आर कर दें और यहां भी कर दें, या यहां आर कर दें और यहां भी कर दें, यही 2 तरीके हो सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, ये मुद्दा है, आर और भी के बीच कौन बैठा हो। देखिए अगर मैं यहां देखूंगा तो आर और भी के बीच में, यहां कहीं नहीं लिखा बी और आर या आर और भी, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो। यहां आप देखो कितने लोग दिख रहे हैं मुझे, 3 लोग, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, कौन बैठा है, मतलब कोई एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, आंसर भी एक का ही दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो मामला है ये लागू नहीं होता, हमारा आंसर ये वाला सही है। अब यहां आप देखो, चाहे यहां आप आर मानो भी मानो, चाहे यहां आप आर मानो भी मानो, इन दोनों के बीच में जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है क्यू, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। यहां मैं आप लोगों से बार बार ये बात बोल रहा हूं कि सवाल जब भी अरेंजमेंट का हो, चाहे वो पजल से रिलेटेड हो, चाहे वो सिटिंग सर्कुलर हो या लीनियर हो, यहां पर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए। अगर नहीं हो रही है तो आप केवल ये देखिए कि पूछा क्या गया, जो पूछा गया है वो जरूर उस सवाल में उसका उत्तर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए, किसी कूट भाषा में ARVL को ये, डॉक्सी को ये, तो MPSB को। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ऐसा तो नहीं इन्हीं से मिलकर के बनाओ, यहाँ पे MPSB कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, A को उसने बना दिया है F, मतलब 1 बना हुआ है 6, D का मतलब हो गया 4, 4 बना हुआ है 9, ठीक है। यहां भी 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है, तो M का होता है 13, 13 का हो जाएगा 18, मतलब R, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब देखिए अगले वाले में मुझे मिल जाएगा, एक में RM है और एक में RN है, ठीक है।
अगला वाला ए आर के साथ यहाँ पे कितना है, आर का नंबर कितना होता है 18 और ये कितना होता है 15, यहाँ पे 3 कम हुआ है, ठीक है। ओ का नंबर कितना होता है 15 और इसके बाद एल का नंबर कितना होता है 12, यहाँ भी 3 कम हुआ है। तो पी का नंबर कितना होता है 16, 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 और 13 का नंबरिंग क्या है एम, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर से मामला किसका है, अब देखिए जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ है, ठीक है। देखिए टी टी यू छोड़ के भी, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अगर 2 3 4 का डिफरेंस है तो फिर आप नंबरिंग न करके उसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिए, टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए टी था, टी से भी बना, यू भर छूटा हुआ तो बी है, सी छोड़ के डी आ जाएगा, मतलब ये सी वाले तो गलत। अब देखिए डीपी डी क्यू, अगले वाले से मुझे उत्तर मिल जाना है, एच एच आई छोड़ के जे तो ओ, पी छोड़ के क्यू आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। लग गया सवाल। अब हम बाकी 3 को चेक ही नहीं करने वाले, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों करें जब हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका दूसरे के साथ होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए क्या बोला, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक को। देखिए प्रतीक है, उसके पहले एक संख्या चाहिए और इसके बाद एक प्रतीक चाहिए, मतलब मुझे 2 प्रतीक एक साथ चाहिए और उसके पहले एक संख्या हो, ठीक है। देखिए 2 प्रतीक लेकिन संख्या नहीं है, 2 प्रतीक लेकिन संख्या नहीं है, 2 प्रतीक और कहा 2 प्रतीक उसके पहले संख्या, एक पेयर तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। 2 प्रतीक यहां संख्या नहीं है, 2 प्रतीक संख्या एक ये दिख रहा है मुझे। अब यहां पर भी ये 2 प्रतीक है लेकिन इसके पहले प्रतीक, ये 3 प्रतीक एक साथ हो जाएंगे, यहां पर एक ही प्रतीक है, मतलब ऐसे कितने पेयर मुझे दिख रहे हैं 2, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लग गया समझ, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 3 कथन, मामला किसका है सेलॉक्स का, और सेलॉक्स में केवल 3 बातें। पहला कथन कैसा है, सकारात्मक कि नकारात्मक। दूसरा मध्य पद वैलिड है कि नहीं है, वैलिड का मतलब किसी न किसी एक कथन में उसका मान 100 होना आवश्यक है। और तीसरा फिर लास्ट में देखते हैं पदों का मान। देखिए ये कथन है लगा है सकारात्मक, है लगा है सकारात्मक, है लगा है सकारात्मक। देखिए यहां पर मिडिल टर्म क्या दिख रहा है मुझे, टेबल, टेबल मिडिल टर्म दिख रहा है। अब टेबल के बाद है लगा है तो वैल्यू कितनी है 50, यहां भी टेबल के बाद है लगा है, वैल्यू कितनी है 50, मतलब बिस्तर और खाट के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल, अब ये ले लीजिए टेबल, यहाँ भी टेबल ही है, मतलब तीनों में एक ही है, ठीक है। टेबल के पहले सभी लगा, मतलब मामला कितना है 100। यहाँ ध्यान रखिएगा बिस्तर और खाट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, बिस्तर और नल के बीच में रिलेशन बन सकता है क्योंकि टेबल यहाँ 50 यहाँ 100, खाट और नल के बीच में भी रिलेशन बन सकता है, बस बिस्तर और खाट के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। सभी खाटे नल है, देखिए यहाँ और यहाँ का मामला है। अब ये देखिए दोनों सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। खाट की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 100, नल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ खाट 100 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नल की वैल्यू 50, बिल्कुल सही है ये। नल और टेबल, नल और टेबल, नल और टेबल केवल इसी से है, सकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल सही। नल की वैल्यू 50 है, यहाँ भी नल की वैल्यू 50 है, बिल्कुल सही होगा, 100 वाले को चेक करने की जरूरत है नहीं। बिस्तर और खाट, बिस्तर और खाट मैंने आपको पहले ही बताया मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, इसलिए बिस्तर और खाट के बीच रिलेशनशिप नहीं बनेगा, मतलब 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, ठीक है ना। 1 and 2 फॉलो, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या है मामला भाई, क्या बोल रहा है, मामला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लाइन तो खींचते नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम दिशाएं लिख लेते हैं, दिशाएं उसके नीचे उसकी दूरी लिख लेते हैं। दिशाएं अगर समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशाएं अगर विपरीत है तो घटेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक नजर आप इस चीज पे जरूर मान लो कि दिशा कौन सी क्या पूछ क्या रहा है। अगर केवल ये पूछा हुआ कि उस व्यक्ति की दिशा, मुंह जो है अब किस दिशा के सम्मुख है, फिर दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर ये पूछे कि किसी जगह से उसका मुंह किसके सम्मुख है, तब वहां पे आपको दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दिशा और दूरी पूछेगा तब तो कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है वह अब किस दिशा के सम्मुख है, अब यहाँ दूरी का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो हमारा तरीका है वो तो भैया ये है, ये हो गया मामला। ये कब के लिए है, जब राइट दाएं जाएगा
और ये कब के लिए है, जब लेफ्ट बाएं जाए। ठीक है, अब वो शुरू कहां से कर रहा है, ईस्ट से, ईस्ट से। ठीक है, पूर्व की ओर चला, फिर कहां मुड़ा, वो दाएं मुड़ा। ठीक है, दाएं मुड़ के 6 चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 5 चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 4 चला, फिर बाएं मुड़ा, 2 चला, फिर बाएं मुड़ा। अच्छा, इसको मैं अलग लिख लेता हूं, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ा, 2 चला, फिर बाएं मुड़ा, 5 चला, अंत में फिर दाएं मुड़ गया, ये राइट। अब आप खुद देखो, लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 2 लेफ्ट, तो 1 और 2 राइट, मतलब ईस्ट से वो 2 बार राइट मुड़ रहा है। ईस्ट से वो कहां मुड़ रहा है, 2 बार राइट। 2 बार चाहे लेफ्ट मुड़े चाहे राइट मुड़े, दिशा क्या हो जाती है, अपोजिट। अपोजिट मतलब अपोजिट हो गया तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा वेस्ट, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। यहां दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इस सवाल में कुछ लिखने की भी जरूरत है। अगर आपको ये चीज आपको याद है और आपको ये बात पता है कि 2 बार में दिशा अपोजिट होगी और 4 बार में वो सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर राइट 3 बार, इसका मतलब लेफ्ट 1 बार, या लेफ्ट 3 बार तो राइट में 1 बार। यह बात आपको याद रखनी बस। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं, निचली मंजिल 1, ऊपरी मंजिल 6। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, निचली और ऊपरी 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये 6। ठीक है, देखिए फिक्स पोजीशन किसी की दी गई है क्या, के और जी के बीच 3 व्यक्ति, के जी के नीचे रहता है, एच एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और के ठीक ऊपर रहता है, जे एफ के नीचे किसी एक मंजिल पर और एल के ऊपर के, मतलब फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है। ठीक है, नहीं दी गई है तो के और जी के बीच 3 आदमी रहते हैं, के जी के नीचे रहता है। ठीक है, मतलब ऊपर रहेगा जी, नीचे रहेगा के और इसके बीच में रहेंगे 3 आदमी। ठीक है भाई, रह लिए। एच एक विषम संख्या वाली मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, के ठीक ऊपर रहता है और ये कहाँ पे रहेगा, या तो रहेगा 1 पर, या तो 3 पर, और या तो 5 पर। अब आप खुद एक चीज देखो, खुद एक चीज देखना, 1 पर ये हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके नीचे के को बैठाना है, तो 1 तो संभव ही नहीं है। ठीक है, 5 पर हो सकता है क्या, अगर मैं एच को 5 पे बैठा दूंगा, के बैठा दूंगा, तो उसके ऊपर 2 लोग हैं, यहां भी नहीं जा सकता है, तो ये 5 भी नहीं हो सकता। मतलब एक बात 100% है कि एच बैठा हुआ तीसरी मंजिल पर। अगर एच तीसरी मंजिल पर है तो के कहां बैठेगा, दूसरी मंजिल पर। के और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 और 3, मतलब जी कहां पहुंच जाएगा, टॉप पर। इतनी पोजीशन हमारी यहां से बन गई। फिर आपको बोल रहा है जे एफ के नीचे किसी एक मंजिल पर, जे एफ के नीचे किसी एक मंजिल पर, कहां पर ये पता नहीं, और एल के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। ठीक है ना, पोजीशन ये एफ जे एल एक साथ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं देखूं इन तीनों को ऐसे सेट करना है। अब यहां आप देखो, यहां हमारे पास केवल 2 जगह है और यहां 1 जगह और 3 ही आदमी है, तो इनको सीधा सीधा आप ऐसे सेट कर दीजिए, एफ जे और एल। भाई पोजीशन ये तो बोला नहीं कि ठीक नीचे या ठीक ऊपर रहता है, नीचे किसी एक जगह पर, ऊपर किसी एक जगह पर, तो पोजीशन आप कहीं भी कर सकते हो। अब आपसे पूछा हुआ मंजिल संख्या 4 पे कौन रहता है, तो मंजिल संख्या 4 पे रहता है जे, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऐसे सवालों में ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। यहां पर सवाल जो पकड़ में आया वो पकड़ में आ रहा है एच से, क्योंकि एच में बोल दिया विषम संख्या, ये भी बोल दिया कि भैया एच जो है वो के ऊपर है, इसलिए 1 में नहीं हो सकता। ये भी बोल दिया कि के और जी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, इसलिए एच 5 पे नहीं हो सकता। मतलब एच की केवल एक पोजीशन वो है 3। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि आपको फिक्स्ड पोजीशन दे ही दी जाए, आपको हिंट भी दे सकता है कि पोजीशन ये हो सकती है या पोजीशन ये होगी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विशेष कूट भाषा में जब कभी भी मामला कोडिंग का आता है तो क्वेश्चन देखने कोड देखने के पहले आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहां हमसे पूछा जा रहा है आर के बारे में। देखिए आर आया कहां पे है, देखिए ये आया हुआ है, और कहीं आया है क्या, ये भी आया हुआ है, और कहीं आया क्या, नहीं आया। अब देखिए वेट रेप पी, रेप सू पेल। अब देखिए अगर यहां दोनों में आर है तो दोनों में कुछ कॉमन भी होगा, और कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, ये रेप मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, रेप मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब आर का कोड हो जाएगा रेप, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में।
ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, अनी मनी की भतीजी। मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप का है, लेकिन कोडेड का नहीं है, जैसा अभी अपन ने किया। सवाल आपको बोला अनी मनी की भतीजी है। भतीजी कौन होती है? भाई या बहन की बेटी, भाई या बहन की बेटी। तो अनी भतीजी किसकी है? मनी की। ठीक है, मतलब एक कोई है मनी, लड़का है लड़की है अपने को पता नहीं, इसका कोई भाई या बहन है, भाई या बहन है, और उसकी जो है एक लड़की है और उसका नाम क्या है? अनी। थोड़ा और, मनी है, उसका एक कोई भाई या बहन है और उसकी एक लड़की है और वो क्या है? अनी। लड़की है ये ध्यान में रखना। ठीक है, मनी की माता अमाया है। अब आप खुद सोचो, अगर मनी की माता होगी तो इसकी भी माता होगी, मतलब इन दोनों की जो माता है वो कौन है? अमाया। वो कौन है? अमाया। ठीक है, माता है तो ये माइनस हो जाएगा। अमाया, मनी की माता अमाया है। एमी अमाया की माता है। अब इसकी भी माता कौन है? एमी है। क्या बात है, कितनी दूर तक जाएगा? एमी है, ये इसकी भी माता है। एमी का पति हेरी है, मतलब एमी की जो शादी हुई है वो हेरी से हुई है। हेरी से हुई है मतलब ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण हेरी की सास है। हेरी की सास है, हेरी की सास है। सास क्या कहलाता है? अगर पति है तो पत्नी की मां सास, और पत्नी के लिए पति की मां सास, दोनों ही सास कहलाती है। तो अगर हेरी की सास है मतलब ये एमी की माया है। कौन है? कौन है? कृष्ण। कृष्ण, तो कृष्ण जो है वो एमी की मां है। ये भी बोल सकता था, उसने बोल दिया हेरी की सास। अब देखिए कितनी जनरेशन बन गई, 1 2 3 4 5 जनरेशन। क्या गजब मामला है। अब आपसे पूछ रहा है अनी का हेरी से संबंध, इन दोनों का पूछ रहा है संबंध, और इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है इसके साथ। देखिए एक स्टेप नीचे लड़का लड़की, एक स्टेप और नीचे पोता पोती, अब एक स्टेप और नीचे क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? देखिए पिता दादा, अब दादे के ऊपर क्या? परदादा, लड़का पोता, और पोते के नीचे क्या? परपोता। परपोता, तो यहां पर लड़की, लड़की के नीचे फिर और लड़की, और फिर उसके नीचे एक और लड़की। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटी। अगर मैं इसको भी लड़की ही मान लूं, ये हो जाएगी बेटी, ये हो जाएगी पोती, और पोती की भी जो बच्ची है वो कहलाएगी परपोती। उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अक्षर संख्या, यहां पर आप देखिए जब कभी भी अल्फाबेट और नंबर का सीरीज एक साथ बनाया गया हो तो हमें दोनों की सीरीज बनानी पड़ती है। और एक अच्छी बात यह है कि यहां पर 2 सीरीज है। अब यहां आप देखो A27, C5, E9। तो अब हम ये देखेंगे 27। अब चूंकि अल्फाबेट का मामला है तो इस 27 को मैं 1 भी लिख सकता हूं। 26 घटाने या 26 घटाने से बढ़ाने से तो कोई फर्क पड़ नहीं है। तो देखिए 1 है, 5 है, 9 है। यहां कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहां भी कितने का है? 4 का। तो अगला वाला भी कितने का होगा? 4 का। और इसके अगला वाला भी कितने का होगा? 4 का। तो 9 और 4 13, 13 और 4 17, मतलब नंबर तो 13 और 17 आएगा। नंबर तो 13 और 17, 13 18, 13 17, 12 17। ये भी गलत है, ये भी गलत है, 13 और 17। लेकिन देखिए 13 और 17 दो जगह दे दिया है। अब आप देखो यहाँ पे GF, अब डिफरेंस देखना है। ठीक है, IHI ये देखना पड़ेगा। डिफरेंस केवल इस पॉइंट पर है, ये J और H में। ठीक है, देखिए जरा सा, ये Z है, Z है। Z का नंबर कितना होता है? 26। फिर B है, B का नंबर कितना होता है? 2। D है, D का नंबर कितना है? 4। अब आप खुद देखिए, ये 26 है, 2 को मैं 28 भी लिख सकता हूं। तो देखिए 26 और 2 28, 2 और 2 4, तो 4 और 2 6, 6 और 2 8। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। तो 6 मतलब क्या हो जाएगा? F, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा? H, मतलब H आना चाहिए। यहां पर J दिया हुआ, यहां पर H दिया हुआ, इसका मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये F और H आ भी रहा है। तो अब आप ये A, C और E में मत उलझ जाइएगा। क्यों? जब हमें 2 आंसर्स मिल रहे हैं, 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो आप ये देखिए फर्क कहां है। G13FI17, G13FI17, फर्क इस पॉइंट पर था, इसलिए हमने Z को उठाया। कहा किसको उठाया? Z को।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए जरा सा। अग्रज जी फिर से मामला किसका है? मामला है किसका है? अल्फाबेट का। और अल्फाबेट में अगर सीधे सीधे समझ में नहीं आए तो फिर नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए जैसे एल है, एल का नंबर कितना है? 12। फिर जी है, जी का नंबर कितना है? 7। फिर बी है, बी का नंबर कितना है? 2। फिर डब्ल्यू का नंबर कितना है? 23। इसका क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये घट रहा है, 12 में से 5 घटा 7, 7 में से 5 घटा 2। अब 2 में से इसको घटा नहीं सकते तो नहीं घटा सकते, तो भैया इसको हम 28 तो कर ही सकते हैं ना। 26 जोड़े, 26 घटाने से तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। 28 में से 5 घटा दिए 23, 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। मतलब होना चाहिए आर, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला तो गलत है। अब ये देखिए आर एस है, आर टी है, मतलब दूसरे से मुझे उत्तर मिल जाएगा। देखिए डी है, डी का नंबर कितना होता है? 4। एच का नंबर कितना होता है? 8। एल का नंबर कितना होता है? 12। पी का नंबर कितना होता है? 16। देखिए यहाँ 4 4 का फर्क है, 4 4 8, 4 12, 4 16। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। और 20 किसका होता है? टीचर का। मतलब अगला है टी, आर के बाद टी आना चाहिए। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 5 मित्र वृत्ताकार में केंद्र से विपरीत दिशा, ये इंपॉर्टेंट है। 5 लोग हैं, 5 को बैठाएंगे कैसे? 2 4 और 5। ये वाली लाइन हम जरूर रखते हैं क्योंकि शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। अब अगर वो विपरीत दिशा की ओर है तो अब आपका लेफ्ट सवाल का राइट बन जाएगा, आपका लेफ्ट सवाल का राइट, और आपका राइट सवाल का लेफ्ट बन जाएगा। और अब जो है ये राइट तरफ रहेगा, ये लग गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है? ओपी के निकटस्थ बाईं ओर बैठा है। ओपी के निकटस्थ बाईं ओर, बाईं ओर है मतलब यहां पे बैठेगा, ओ यहां बैठ गया। अब सवाल में बोल रहा है जो का मतलब दोनों में से बाद वाला, मतलब यह है कि पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब अगर मैं इसको अगर पलट दूं, पी क्यू के दाईं ओर है, तो ये बनेगा क्या? क्यू पी के बाईं ओर, क्यू पी के बायां, बायां का बायां हो जाएगा। जैसे ही हम पी क्यू को अगल बगल करेंगे, मतलब इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे, तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो दाईं ओर तीसरे स्थान की जगह बाईं ओर तीसरे स्थान, क्यू पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, क्यू पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो 1 2 और 3, यहां पे कौन बैठ जाएगा? क्यू। सवाल में आपको बोला था ओपी के निकटस्थ बाईं ओर बैठा हुआ है, ओपी के निकटस्थ बाईं ओर बैठा हुआ है जो का मतलब दोनों में से बाद वाला, मतलब पी क्यू के दाईं ओर है। क्यू हमारे पास था नहीं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सीक्वेंस चेंज किया, हमने पी क्यू के दाईं ओर की जगह कर दिया क्यू पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यम पी के निकट नहीं बैठा तो अब यहां तो बैठ नहीं सकता, तो अब एम बैठ जाएगा इस पोजीशन पर। अब जो छूट रहा है वो क्या छूट रहा है? एम एन ओ पी क्यू, एन छूट रहा है तो एन आ जाएगा यहां पर। अब हमसे पूछा क्या है? पी के निकटस्थ दाईं ओर कौन है? पी के निकटस्थ दाईं ओर मतलब इधर जाना है, और वो कौन है? एन। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा सा। ये क्या मामला है? नंबर सीरीज का मामला है। डिफरेंस कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, देखिए 84 है, फिर 95 है, फिर 107 है, 120 है, 134 है, और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए डिफरेंस ज्यादा है नहीं तो जोड़ घटा लेते। देखिए ये 11 है, ठीक है ना। 95 500, ये 12 है। ये तो 120 में 107 13 साफ साफ दिख रहा है। यहाँ भी ये साफ साफ दिख रहा है कि 14 का फर्क है। तो जब 11 12 13 14, तो अगला वाला फर्क कितने का होगा? 15 का। 5 4 9 3 1 4 और एक ऐसा ही उत्तर हो जाएगा 149। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए एक विशेष कूटभाषा FWI, क्या इसको ये लार्ज LARJDC से तो नहीं बना है, नहीं है, L भी नहीं आया, A भी नहीं आया, R भराया हुआ, Z भी नहीं आया। अब जब अगर इसी से मिलके बना होता, ज्यादातर सवाल जब कभी भी इस तरह के पूछे जाएंगे तो यहां से उठा करके, और वैसे भी ये 4 को 2 किया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मामला जोड़ने घटाने का हो सकता, ठीक है। अब पहला जो अटेम्प्ट हम करेंगे वो क्या करेंगे? देखिए भाई F है, फिर W है, फिर Y है, और फिर O है। F का नंबर कितना होता है? 6। W का कितना होता है? 23। इसका होता है 25 और इसका होता है 15, ठीक है। अब इसको अगर मैं जोड़ूं तो 6 3 9 5 14, 14 और 5 19, 9
एक बचेगा, 2 1 3 2 5 और 1 6, 69। ठीक है, और दिया कितना 39, मतलब इसमें हो सकता है इसने 30 घटा दिया। ठीक है भाई, SIXR, SIX और ये R। S का नंबर स्टूडेंट होता है 19, I का नंबर होता है 8, 24 4 खाने 24, R का नंबर कितना हो जाता है 18। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 9 8 17 4 21 और 8 21 और 8 29, 2 बचेगा, 2 1 3 2 5 और 1 6, ये भी 69 आ रहा है। -30 कर देते तो ये कितना आना चाहिए था 39, लेकिन दिया है 38। गड़बड़ तो नहीं है, स्टूडेंट 19 ही होगा, आई का नंबर होगा 9, ये गड़बड़ है 9, आर का नंबर, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया था अपन ने। देखिए 9 9 18 4 22 और 8 30 की 0 3 3 1 4 2 6 और 1 7, 70, 70 में से 30 घटाएंगे तो होना चाहिए था 40। मतलब मामला ये वाला तो नहीं है। ठीक है, ज्यादा आ रहा है, कम की ओर जाना है। 23 25 ज्यादा वाले हैं, यहां भी 19 24 18 सब ज्यादा वाले हैं। एक काम करते हैं, अपोजिट देखते हैं। अपोजिट अगर सीधे सीधे में नहीं बैठा तो फिर अपोजिट चेक करना पड़ेगा, वही तो एक रास्ता है। ठीक है, अपोजिट देखिए, एफ फू फू। देखिए अपोजिट क्या होता है, जब दोनों का सम 27 हो जाए तो 6 का अपोजिट 21 होगा, 23 का अपोजिट 4 होगा, 25 का 2 होगा और 15 का 12 होगा। जोड़िए जरा, 4 1 5 2 7 2 9, 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 और 1 3, क्या बात है, क्या बात है, तो सीधे सीधे आ गया। 19 का अपोजिट 8, 9 का अपोजिट 18, 27 सम होना चाहिए, 24 का अपोजिट 3, 18 का अपोजिट 9। इसको जोड़े जरा, 8 8 16, 16 3 19, 19 और 9 28 की 2 2 1 3, क्या बात है। मतलब क्या है, अब इससे हमें यह पता लग गया कि सवाल में वास्तव में उसने किया क्या है, अपोजिट लिया हुआ है, अपोजिट अपोजिट, और फिर उसको जोड़ दिया। अब हमें निकालना किसका है, लार्ज का। ठीक है, लार्ज का। तो देखिए एल का नंबर कितना होता है 12, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 15। ए का कितना होता है 1, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 26। आर का कितना होता है 18, तो अपोजिट कितना हो जाएगा 9। जेड का कितना होता है 26, तो अपोजिट कितना हो जाएगा 1। इसका सम हमें निकालना है, तो 6 5 11 9 20 और 1 21, 2 आएगा, 2 1 3 3 2 5, मतलब हमारा उत्तर होना चाहिए 51। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का या अल्फाबेट से रिलेटेड अभी तक आया हुआ ये सबसे बेहतर सवाल कहा जाए, बेहतर सवाल, क्योंकि यहां पर आपको अपोजिट भी पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप देखिए, एफ फू, द्वारिका, बाई और लव। ठीक है, एफ का यू होता है, डब्ल्यू का डी होता है, बाई का वी होता है और ओ का एल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने एक बार नंबरिंग कर ली तो नंबरिंग में तो यह है कि दोनों का जो सम है वो 27 आना चाहिए। इसको देख लीजिए, मणि बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मतलब ये मामला फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। देखते हैं वही में तो यह, अच्छा ए बी से ए तक पहुंचे, कि दूरी भी पूछ रहा, दिशा भी पूछ रहा। अब हमारा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम दिशा लिख लेंगे, NES W और N। ये कब के लिए है, ये है राइट दाएं के लिए, ये कब के लिए है, ये है लेफ्ट बाएं के लिए। ठीक है भाई, मणि बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर कितना जा रहा है वो 5 किलोमीटर। कहां से चलना शुरू किया है, ए से। ठीक है, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चलेगा वो 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर, नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला गया 13 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, साउथ में, और कितना चला गया 19 किलोमीटर। बाएं मुड़ा, साउथ से बाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला ये 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, नॉर्थ में, और अब वो कहां पहुंच, कितना हो गया 11 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया ये बी में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा बिंदु बी से बिंदु ए तक। ठीक है, ऐसा जाना है। अब देखिए हमारा जो उत्तर निकलेगा वो ए से बी का निकलेगा। ठीक है, लेकिन सवाल में बी से ए पूछा हुआ, मतलब अपोजिट कर दिया।
अब अगर अपोजिट पूछ रहा है तो जो भी हमारा उत्तर निकलेगा दिशा अपोजिट हो जाएगी, लेकिन दूरी वही की वही रहेगी। अब यहाँ पे आप देखते हैं समान और विपरीत का। देखिए वेस्ट ईस्ट यहाँ पर 13 4 17 है, वेस्ट 5 है, मतलब ये तो घटेगा। नॉर्थ और साउथ, देखिए नॉर्थ 8 नॉर्थ 11 समान है तो जुड़ेगा, 11 और 8 19, अपोजिट साउथ है, ये तो कैंसिल हो। क्यों? 11 8 19, 19 में से 19 घटाएंगे 20, 0 आ जाएगा। यहां पर ईस्ट कितना है? ईस्ट आ रहा है हमारा 17 और वेस्ट आ रहा है हमारा 5, दोनों अपोजिट है, घटेंगे तो बचेगा कितना? ईस्ट का 12। लेकिन ये तो ए से बी के लिए है, सवाल में बी से ए पूछ रहा है, मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर वेस्ट कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, 5 छात्र, एक बेंच, सीधी पंक्ति, उत्तर की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर का है, ये हमने टेबल लगा दी, 5 आदमियों को बैठाना, 1 2 3 4 5, लेफ्ट की ओर है तो हमारा लेफ्ट सवाल का लेफ्ट और हमारा राइट सवाल का राइट। ठीक है भाई, एम और जे निकटतम पड़ोसी है, एम और के भी निकटतम पड़ोसी। अब देखिए एम अगर जे का भी निकटतम पड़ोसी है और के का भी निकटतम पड़ोसी, मतलब एम जे और के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, जे दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, आई बेंच के बाएं छोर पर है। ये लीजिए भाई, आई यहां पर है और जे एक और दिया था ना, जे दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, ये यहां पर। अब आपको क्या बोला है? एम और जे, एम और के, एम जे का भी पड़ोसी और के का भी पड़ोसी। अगर मैं यहां रख दूंगा तो फिर के का पड़ोसी तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एम जे का भी निकटतम पड़ोसी और के का भी निकटतम पड़ोसी है, मतलब एम आ जाएगा यहां पर, के आ जाएगा यहां पर, जे का भी निकटतम पड़ोसी है और के का भी निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए जे आई जे के एम तो आ गया, एल छूट गया, मतलब एल बैठ जाएगा यहां पर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? आई और जे के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो आई और जे के बीच में बैठे हुए हैं के और एम, दिया कहां है? ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, दो लोग हैं तो देखिए दो पोजीशन भी दे दिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए कितने क्रिकेटर ना तो मुक्केबाज है और ना ही फुटबॉलर, मतलब मुक्केबाज और फुटबॉलर नहीं चाहिए, हमें केवल क्रिकेटर चाहिए। तो भैया मुक्केबाज और फुटबॉलर को जो है, मुक्केबाज कौन है? ये है मामला, इससे बाहर हो, इससे बाहर हो। अब देखिए इससे बाहर मुझे दिख रहा कौन कौन है? 12 है, 22 है, 87 है और 3 है। फुटबॉलर से भी बाहर हो, इससे भी बाहर होना चाहिए, ये लीजिए। अब इन दोनों से बाहर में, अब देखिए ये बाहर थे यहां से, भाई ये अब जब ने इसको लिया तो इससे बाहर कौन कौन थे? 12 3 22 87। अब इसमें 22 और 87 तो आ गए, तो बचा कौन? ये 12 बचा और कौन बचा? ये 3 बचा। तो 12 और 3 मिला के कितना हो गए? 15, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे क्रिकेटर जो ना तो मुक्केबाज है और ना ही फुटबॉलर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। आपने देखा होगा अभी आपको कोडिंग और डिकोडिंग में कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अब सिटिंग में और पजल में सवाल ऐसे आ रहे हैं जहां पर कि पूरा मामला बिल्कुल फिक्स नहीं होता, मतलब जो एग्जामिनर है वो पेपर का पैटर्न धीरे धीरे चेंज कर रहा है और हम लगातार आपको उसके लिए अपडेट करते जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए अपडेट अपनी तैयारी के साथ। तो मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए